हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर। वो भी साइंस का हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने हर सीरीज़ में एक एनालिसिस किया। आज के सीरीज़ में हम साइंस का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बहुत क्विकली हम एक प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। देखो, इफ ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्व बाय ओ एंड इन्फरेंस बाय आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस की बात की गई है, जहाँ हम ये देखेंगे कि ये इन चारों में से कौन सा ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है और कौन सा इन्फरेंस के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, जहाँ हम देखते हैं। ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है जैसे कि एयर एक्सपेंड करता है हीटिंग के वक्त, तो ये चीज़ हम देख करके एनालाइज कर सकते हैं। देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ऑब्जर्वेशन के अंदर। और द इंटरफेरेंस की बात करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये इन्फेरेंस के अंदर आता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो ये भी आ जाता है इन्फेरेंस के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाए ऑब्जर्वेशन में, बी और सी। तो देखो कहाँ है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में बी एंड सी, ये रहा ऑप्शन टू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अल्टरनेट कंसेप्शन इन अ साइंस। इनमें से साइंस के बारे में कौन सा मतलब कंसेप्शन जो है वो सही नहीं है। सबसे पहला है आइडियाज़ आर स्टेबल, तो साइंस के जो भी आइडियाज़ होते हैं वो स्टेबल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आइडियाज़ आर रेसिस्टेंट टू चेंज, आइडिया डेवलप फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स। देखो, आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं, ये आइडियाज़ होते हैं वो ऑब्जर्वेबल फीचर से होते हैं। आइडिया डू नॉट डिमॉन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रीजनिंग, ये भी सही है। पर आइडिया कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, किसी का भी हो, क्योंकि आइडिया जो है वो एक सोच है, एक विचार है जो कि कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखो दोस्तों, यहाँ पे ना सीटेट के एग्ज़ाम में असर्शन रीजन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको असर्शन रीजन को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि असर्शन रीजन ही आपका मार्क्स जो है वो एक पॉइंट गेन करवा सकता है और एक माइनस करवा सकता है। रीज़न ये है क्योंकि असर्शन रीज़न के अंदर लॉजिक और कॉन्सेप्ट की बातें होती है, तो अगर आप अपना लॉजिक नहीं यूज़ करोगे और कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा और वहाँ आपका नंबर कटने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला असर्शन में क्या दिया हुआ है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू अ वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट अ वाइस वर्सा। तो बताया जा रहा है कि हम किसी एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर जल मतलब उसके अंदर पानी डालते हैं, वो भी किसमें, एसिड के अंदर डालना चाहिए, ना कि अम्ल के अंदर हमें पानी डालना चाहिए। इसको मैं बहुत ही ईजी तरीके से समझाती हूँ। देखो, बहुत हम लोग के कॉमन है, हम लोग के घर में गंगा जल का होना। गंगा जल हम लोग के सभी के घर में होता है। इसको याद करने के लिए गंगा जल को हम एज एसिड के रूप में समझते हैं, कि एसिड और गंगा जल बराबर हुआ। अब ये बताओ, गंगा जल कब गंगा जल रहता है, जब हम पानी में गंगा जल को ऐड करते हैं, तब जा कर के हमारे पास गंगा जल रहता है, और वो गंगा जल का फॉर्म ही माना जाता है, ना कि हम गंगा जल के अंदर पानी को ऐड करते हैं तो ये पानी बन जाता है। वही चीज़ यहाँ एसिड के अंदर समझो, एसिड है, एसिड में हम पानी को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। और वहीं पे अगर हम पानी में एसिड डालेंगे तो वो एक रिएक्शन परफॉर्म करेगा, जो कि हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट अ वाइस वर्सा, ये अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया नॉट अ वाइस वर्सा के थ्रू। देन रीजन क्या दे दिया, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये ऐसा तो होता है क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो हमारा ए और आर दोनों करेक्ट है। और
आर का जो एक्सप्लेनेशन है वो ए के लिए सही है, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ फिर से बायोलॉजी में भी असर्शन रीजन फिर से आ गया। चलो फिर से देखते हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। सही बात है, एक्वेटिक एनिमल का जो ब्रीथिंग रेट है वो लैंड एनिमल के कंपैरिजन में स्लोअर है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स का जो रेट होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वाटर में, इस वजह से उसके अंदर चेंजेस आता है। तो ये भी रीज़न सही है। तो हमारा असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं असर्शन रीजन से, आप इस चीज़ को देखो और प्लीज़ असर्शन रीजन का प्रैक्टिस करो। आपके एग्जाम में यही एक आप चीज़ है जो आपको फंसा सकता है। हमारा सेशन क्या है? द सीलिंग ऑफ अ सिनेमा हॉल्स एंड कंसर्ट हॉल आर जनरली कर्व्ड। रीज़न क्या दिया हुआ है? देखो ऐसा तो होता है कि सिनेमा हॉल और कंसर्ट्स में वॉल्स को जो है इस तरह से कर्व के रूप में बना जाता है। क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करके वापस ऑडियंस तक पहुंच जाए, जो भी साउंड होगी वो रिफ्लेक्ट करके ऑडियंस के पास पहुंचे। तो इसमें क्या दिया हुआ है रीज़न? साउंड वेव्स आर स्ट्राइकिंग अ कर्व सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। ऑब्वियसली तो हमारा रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जब हम कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन सब में से कौन सा ट्रू है? क्या है? सबसे पहला देखें, रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रक्रिया। सही बात है, कोई भी रिजल्ट जो होता है वो किसी स्टेप से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। सोशल कंटेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली हमारा सराउंडिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो एक फीचर प्रोवाइड कर देता है सोशल कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग। डाटा एंड एविडेंस आर सेम। सेम की बात नहीं होती, सेम होने से हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। देयर इज़ नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। ऐसा भी नहीं है, हम यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड का भी यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो फिर से आ गया असर्शन रीजन, मतलब 2024 में सबसे ज़्यादा पूछा गया असर्शन रीजन को। तो आप बिल्कुल रेडी रहें, क्योंकि 2025 में भी हाईएस्ट चांसेस है असर्शन रीजन से ही। देखिए चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसका असर्शन रीजन। एक मिनट। द फिलामेंट ऑफ ए incandescent बल्ब इज मेड अप ऑफ ए टंगस्टन। हाँ, हमारा फिलामेंट जो होता है बल्ब का वो बना हुआ होता है टंगस्टेन से। ठीक, टंगस्टेन आर लो रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि टंगस्टेन का लो रेसिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसके लिए बना हुआ होता है। तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न जो है उसको सपोर्ट भी कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Three identical holes are punched at a different level heights in the plastic bottle. The bottle is filled with water. Which of the following statement is true regarding the flow of water? देखो सबसे पहले एक तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वीवीआई ही समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2-3 शिफ्ट में पूछा गया है, मतलब 2-3 बार के सीटेड में आया हुआ है। इसमें क्या बात बोलता है? होल दिया गया है ए बी एंड सी। यहाँ पे कह रहा है कि एक प्लास्टिक बॉटल है, वो एक हाइट पे रखा हुआ है, वो उसको वाटर से फिल अप किया गया है, पूरा वो वाटर से फिल्ड है, और यहाँ पे 3 होल्स कर दिया गया और बोल रहा है कि इन सब में से स्टेटमेंट को देखो और समझो। तो हमारा स्टेटमेंट एक क्या कह रहा है? वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल्स कम्स आउट ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर्स। सही बात है, सबसे लोएस्ट होल कौन सा है? सी नंबर। सी नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा पानी दे रहा है, तो लोएस्ट होल में सबसे ज़्यादा पानी निकल रहा है, वो भी ज़्यादा फोर्स से। वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल्स कम्स आउट विद द ग्रेटेस्ट फोर्स। जो हाईएस्ट
होल है वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट फोर्स दे रहा है, तो नहीं, ये ऐसा तो है नहीं, इस पिक्चर में ऐसा देख नहीं पा रहे हैं। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम्स आउट विद इक्वल फोर्स, सभी में से नहीं, सभी में से तो एक तरह के आ नहीं रहा, क्योंकि सब में अलग अलग तरीके से आ रहा। वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल्स फॉल्स एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस, सही बात है। सी नंबर का देखो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा जा रहा है पानी का, तो ये तो सही हो जाएगा। देन वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल्स फॉल्स, नहीं, हाईएस्ट वाला सबसे कम प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। देन वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस, नहीं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ए एंड डी। ए एंड डी किसके अंदर है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा वीवीआई के रूप में लेके चलिए, क्योंकि ये 2-3 शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन सा कैरेक्टराइज कर रहा है। तो दोस्तों देखो इसके अंदर क्या है, हम जानते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेशन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्लास 7th टीचर प्लान्स टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट टू द टॉपिक एडेप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्ट्रेटेजी बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पज। क्लास 7 की ही टीचर थी, उसने प्लांट और एनिमल्स के एडेप्टेशन के लिए एक टॉपिक चुना जो बच्चों को एक कंसेप्शन के रूप में पढ़ाएगी, तो वो इस चीज़ के लिए किस चीज़ का यूज़ करेगी तो अच्छा रहेगा, ड्राइंग्स का यूज़ करेगी तो अच्छा रहेगा, नहीं, ड्राइंग्स का यूज़ करके एक जस्ट उसका टाइम वेस्ट होगा, चेकलिस्ट बनाएगी उससे भी कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू करके भी कुछ नहीं होगा। देन क्या करेगी तो उसका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, वो हो जाएगा उसको अगर एक प्रोजेक्ट वे में बनाए। और एक क्वेश्चन को भी फिर से देखना। 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ क्लास 7 टीचर प्लान्स टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कंजप्शन ऑफ स्टूडेंट इन द टॉपिक एडेप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्ट्रेटजी बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए उसका कौन सा स्ट्रेटजी सबसे यूजफुल होगा, एक प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू एडेप्टेशन को समझा सकती है, एक चेकलिस्ट बनवा सकती है, एक ड्राइंग बनवा सकती है, तो इस मेथड से वो ईजिली बच्चे को समझा सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट caused due to excessive use of fertilizer and pesticides, एक्सेसिव यूज़ करने से इस सब में से कौन सा चीज़ नहीं होता है, सॉइल इरोजन हो सकता है इसके एक्सेसिव यूज़ करने से, यूट्रॉपिफिकेशन हो सकता है, बायोमैग्निफिकेशन, पर नाइट्रिफिकेशन कैसे कोई लेना देना नहीं है, तो नॉट का आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन तो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन सबकी वजह से, तो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन का कोई वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओडोमीटर इन अ कार्स मेजर्स, देखो यहाँ ओडोमीटर है, एक आता है ऑडोमीटर, एक आता है स्पीडोमीटर। देखो मैं इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देखो ओडो के अंदर आता है डी, डी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, आप ये याद रखना। और स्पीड की मीटर के अंदर आता है स्पीड, यानी वो क्या मेज़र करता है, स्पीड को। तो स्पीडोमीटर क्या मेज़र करता है, स्पीड, और ओडोमीटर क्या मेज़र करता है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक लॉ के रिगार्डिंग इन सब में से कौन सा ट्रू है। दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फेनोमेना, साइंटिफिक रिलेशनशिप फॉर सिर्फ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना के बिटवीन रिलेशनशिप प्रोवाइड कराता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दे आर फॉर्म फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक लॉ फॉर्म होते हैं साइंटिफिक थ्योरी से, बिल्कुल भी नहीं। दे कांट बी चैलेंज, ऐसा भी नहीं, हम साइंटिफिक लॉ पे कितनी बार ऐसा हुआ है हम चैलेंज किया, उसको प्रूव भी करके दिखाया। दे प्रोवाइड रीज़न फॉर फिजिकल फेनोमेना, ऑब्वियसली वो किसी न किसी घटनाओं के लिए एक तरह का तर्क, एक तरह का विवेचन प्रदान करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस ओनली इन अ बायसेक्सुअल फ्लावर। देन हमारा है, बायसेक्सुअल फ्लावर कैन पॉलिनेट बोथ बाय सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन।
तो दोस्तों देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, सेल्फ पॉलिनेशन होता है सिर्फ और सिर्फ बायोसेक्सुअल फ्लावर से। ये सब हमने रिप्रोडक्शन में देखा है। और बायोसेक्सुअल फ्लावर तभी पॉलिनेट करते हैं जब वो या तो सेल्फ से हो या फिर क्रॉस पॉलिनेशन से होता है। हमारा करेक्ट आंसर दोनों है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सुटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग? इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमन विधि। आगमन विधि की बात करते हैं यहाँ पे। आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉ, ये आगमन विधि को नहीं रिप्रेजेंट करता। आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ प्लेन मिरर, ये इंडक्टिव रीजनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, टू स्पर्म्स ऑफ ए मैन फ्यूज विद टू एग्स ऑफ ए वोमन, द ट्विंस आर फॉर्म। अब इस ट्विंस को क्या कहेंगे? तो देखो हम सबसे पहले इसमें का शॉर्ट रिव्यू देते हैं। किसी भी नॉर्मल मेल एंड फीमेल के एक के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो जाइगोट से एक नॉर्मल एम्ब्रियो तैयार होता है अपने आप के अंदर, और उससे एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो एग और दो स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाएगा तो वो क्या बन सकता है? जब सिंगल फ्यूज होता है तो आइडेंटिकल बनता है, और जब दो होता है तो आइडेंटिकल भी बन सकता है और उसके साथ साथ फ्रैटर्नल भी बन सकता है, यानी कि अलग भी बन सकता है और सेम भी बन सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मे बी आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग इन सब में से कौन सा ट्रू है? इट कंजर्व ग्राउंड वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्व करता है ग्राउंड वाटर को, नहीं, हम आउटसाइड के वाटर को कंजर्व करते हैं। इट रिड्यूस लोकल फ्लडिंग, सही बात है, अगर ज़्यादा बारिश होती है पर अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कलेक्ट करते हैं वाटर को तो लोकल फ्लडिंग नहीं आती। इट क्रिएट्स ड्रेनेज प्रॉब्लम, ये ड्रेनेज प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। मे भी कर सकती है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी हर कोई तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करता है। इट कैन बी कॉज फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, हाँ सही बात है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इशू इन ए क्लास हेल्प्स इन, अब किसी भी सामाजिक वैज्ञानिक मामलों का डिस्कशन करना, इससे क्या हेल्प मिलता है क्लास को, उसके ऊपर बात करते हैं। डेवलपिंग आर्गुमेंटेशन स्किल, हम आर्गुमेंटेशन स्किल को डेवलप करते हैं, सही बात है, बच्चों के अंदर। डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन एन इशू, किसी इशू को देखने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी आता है बच्चों के अंदर, वो भी सही है। इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटी, हम बच्चे को एज ए गुड सिटीजन साइंस के रिगार्डिंग ये समझाने की भी कोशिश करते हैं, ये भी सही है। अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन द, सोसाइटी का क्या रोल आता है इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेटेड साइंस एज इंक्वायरी? इन सब में से कौन सा इलस्ट्रेट कर रहा है साइंस को एज ए इंक्वायरी के रूप में, यानी कि साइंस जांच पड़ताल की तरह होता है, उसके बारे में। क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब्स हर्ब्स एंड ट्री, ये क्लासिफिकेशन कोई इंक्वायरी बेस्ड नहीं लग रहा। एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स, ये फैक्टर भी कुछ नहीं लग रहा। लिस्ट 65, देखो किसी तरह का एक नंबर सिस्टम देना, ये कोई इलस्ट्रेशन नहीं प्रोवाइड करता है इंक्वायरी का, या कोई सवाल जवाब करना है साइंस के जांच पड़ताल को प्रभाव नहीं करता है। लेकिन वहीं पे हम किसी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो वो इस चीज़ को एज ए इंक्वायरी वे में रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ वेनिशन इन वेरियस लीव, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल्स, यानी कि साइंस के अंदर किसी जेंडर रूप से बच्चों को पढ़ाना या बताना, ये किस तरह की बात होती है? यूज़ ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, नहीं, हम सेंसिटिव लैंग्वेज के रूप में कभी भी जेंडर का यूज़ नहीं करना चाहिए हमारे साइंस के अंदर। इंगेज स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। देन मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, जेंडर बेस्ड, देखो जब भी हम एक किसी एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें किसी स्पेसिफिक जेंडर मेल या फिर फीमेल के रूप में क्लासीफाई नहीं करना होता। हम सभी को एक तरफ से एक ही तरह का मान के सेम मानते हैं अपने एक ही क्लास के रूम में और स्टडी को कंटिन्यू कराते हैं। तो ना ए सही है और ना बी सही है, ना सी सही है। यूजिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट,
मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन दोनों को देना। तो देखो हम इसको इक्वल मानेंगे तो दोनों को एक ही नज़रिए से देखेंगे तो इस चीज़ को हम सही मानेंगे, पर यहाँ पे हम सही नहीं मान सकते हैं। वो है यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी एंगेज स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स एंड मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस इज ए इंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑब्वियसली इंडोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हम रेस्पिरेशन के सबसे पहले ही यूनिट में यही पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक है और फोटोसिंथेसिस इंडोथर्मिक है। यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट से, जहाँ ये एक तरह का VBI क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके रूप से, इंडिकेटर और एसिड बेस का कलर क्या है उसके ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टर्मरिक की, कि टर्मरिक में क्या चेंजेस हो जाता है एसिड्स के आने से, तो टर्मरिक में एसिड के आने से कोई चेंज नहीं होता है, वो येलो ही रहता है जो उसका कलर है, लेकिन वो वहीं बेस में आने से वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक, देन चाइना रोज़ की बात कर रहे हैं कि चाइना रोज़ में क्या चेंजेस हो हमें करने होते हैं। चाइना रोज़ डार्क पिंक का होता है, तो वो बेस में कोई चेंजेस शो नहीं करता है, वो पिंक ही रहता है। फेनोप्थेलिन जो होता है वो एसिड के अंदर ऑरेंज कलर का बन जाता है, नहीं शायद ये जो है इसके अंदर आगे जा कर के ऑरेंज बनता है, ये हाँ सही है, मिथाइल ऑरेंज होता है वो कलरलेस बन जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टर्मरिक जो कि येलो रहता है और रेड हो जाता है। रेडिस वाला कहाँ है, देखो ए में यहाँ रेडिस है और 3 में रेडिस है, तो देखिए और नेक्स्ट बी क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, तो पिंक है 3 में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन, कलर का फ्लेम किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के सप्लाई पे, नेचर ऑफ कंबशन सब्सटेंस के ऊपर और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। नहीं, देखो ज़्यादा फ्लेम होगा ऑक्सीजन के सप्लाई की वजह से ही, कम वैसे सब्सटेंस का कोई मतलब नहीं रहता और टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं रहता, वहाँ सबसे फ्लेम का डिपेंडेंसी या फिर फायर का डिपेंडेंसी ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ विंड ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर हवा बहने का कौन सा मेजर रीज़न है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। सही बात है, हीटिंग ऑफ द अर्थ एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे अगर हीट टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो अपने आप कम होता है, तो विंड जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशन, ओशंस का कोई हीटिंग से मतलब नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कोई मतलब नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी कोई मतलब नहीं, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हीटिंग ऑफ द अर्थ। Next question. The atomic number A is 13 and the atomic number B is 17. The chemical formula of the compound form A and B could be, यानी कि 13। तो देखो हम बता एटॉमिक नंबर 13 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाता है एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं, पर छोड़ो यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पे लेकिन हम बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना आ जाता है 3, तो सबसे कॉमन यहाँ पे देखते हैं कि इसमें वैलेंसी 3 कहाँ पे शो कर रहा है, ये तो बी का वैलेंसी शो कर रहा है, ये ए का, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट, हीट के कंडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से सही नहीं है। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड, नहीं ऐसा नहीं होता। टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी कनेक्ट विच इज डन हीट फ्लो, कंडक्शन में कनेक्शन से हीट फ्लो नहीं होता, कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द गैसेस, ये सही है। ऑल मटेरियल डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो, नहीं ये भी गलत है। नेक्स्ट, an object floats in 1/4 part of its volume outside the liquid when put in a 3/4 part of its volume the liquid when put in liquid B, which of the following statement is true। यहाँ पे हमने पिछली भी वीडियो में एक बार डिस्कस किया था मास और वेलोसिटी के बारे में, डेंसिटी की बात आते हैं, मास अपन वेलोसिटी वॉल्यूम की हम बात करते हैं,
वेलोसिटी गलती से बोले, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि डेंसिटी जो होता है कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है इन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता ड्रॉप्स अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल इन ए बीकर ऑफ कोल्ड वाटर एंड नोट्स डाउन द ऑब्जर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, तुम्हें याद रखना है नॉट के बारे में। तो पोटेशियम जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ, ऐसा नहीं है बीकर में वो रिएक्ट नहीं कर सकता है, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। हाँ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, वो भी सही है। और जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है तो पॉप साउंड भी आता है। तो नहीं है, हम यहाँ पे नहीं का पूछ रहा है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देन द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लासरूम कैन बी, हमें डिफरेंट टाइप के यानी कि डाइवर्स नेचर के क्वेश्चन पूछने के पीछे रीज़न क्या होता है कि बच्चा का क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना होता है। उसके बाद बच्चों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना होता है, टू डेवलप कम्युनिकेशन होता है, टू गिफ्टेड स्टूडेंट का किसी तरह का वर्गीकरण नहीं कर पाते हम, टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कंसप्शन, बच्चों के बीच का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको पहचान पाते हैं, तो ये सही है। टू अप्रिशिएट द सब्जेक्टिविटी इन साइंस, तो ये सही है। तो वहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी ई एन एफ, ए सी ई एफ, ए सी ई एफ में करेक्ट आंसर है 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, identify the mirror on the basis of information given in the following nature of image, virtual और erect और same as the object, ये किसके अंदर आता है। जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है वर्चुअल और इरेक्ट के बारे में और सेम एज ऑब्जेक्ट के बारे में आता है। देन रियल एंड इन्वर्टेड सेम एज ऑब्जेक्ट, तो ये किसके अंदर आ जाता है, कॉनकेव के मिरर के अंदर। रियल एंड इनलार्ज, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, ये किसके अंदर आता है, कॉन्वेक्स के अंदर, और ये आता है कॉनकेव के अंदर। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स कॉनकेव, कन्वेक्स कॉनकेव। कौन सा, कन्वेक्स कॉनकेव, कन्वेक्स नहीं सॉरी प्लेन है ये, तो कन्वेक्स कॉनकेव सेकंड है। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस, होपफुली आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़ में। अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़ में CDP के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच।